हाय गाइज, आज मैं एक नया केस डिस्कशन लेकर आई हूँ और आज के वीडियो में मैंने केस डिस्कस किया है सैयद रशीद अहमद वर्सेज अनीसा खातून। और ये केस डिस्कशन मैंने अनिरुद्ध सोनी जी के कहने से बनाया है मैंने। दोस्तों, इसी तरह आप लोग मुझे कमेंट करके केस डिस्कशन के बारे में बताएं और क्या क्या केस चाहिए और लीगल नोट्स चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं वीडियो बना के आपको दूंगी। थैंक यू। तो चलिए केस डिस्कस करते हैं। सैयद रशीद वर्सेज अनीसा खातून। सैयद रशीद अहमद वादी अपीलेंट वर्सेज अनीसा खातून प्रतिवादी रिस्पोंडेंट। इस केस का फैक्ट है, इस केस का रेफरेंस है AIR 1932 PC 25, जिसका सब्जेक्ट था इस केस में मुस्लिम विधि के अंतर्गत तलाक को स्पष्ट करता है, जिसके अनुसार पत्नी की अनुपस्थिति में पति विधि सम्मत तलाक देने का अधिकार रखता है। फैक्ट्स ऑफ द केस है, फर्स्ट, गयासुद्दीन अपने पीछे काफ़ी चल एवं अचल संपत्ति छोड़कर 4 अप्रैल 1920 को मर गया। इस वाद में वादी रशीद अहमद गयासुद्दीन का भाई था, जबकि प्रतिवादी अनीसा खातून ने अपने को गयासुद्दीन की विधवा घोषित करते हुए अपने को उसकी संपत्ति का अधिकारी बताया, जो कि उसके एवं उसके लड़कों के वैध उत्तराधिकार में थी। सेकेंड फैक्ट है, रशीद अहमद ने 28 जून 1922 को अनीसा खातून के विरुद्ध संपत्ति के कब्जे को प्राप्त करने के लिए वाद दायर किया तथा स्वयं एवं अपनी बहन को मृतक का वैध अधिकारी बताया। प्रतिवादी अनीसा का कहना था कि वह गयासुद्दीन की विधवा पत्नी है तथा उसके पुत्र वैध पुत्र हैं, अतः वे संपत्ति के वैध उत्तराधिकारी हैं। उसने स्वीकार किया कि उसका पहला विवाह 1901 में मंजूर हुसैन से हुआ था, जिससे सन 1905 में तलाक हो गया था, जिसके पश्चात 28 अगस्त 1905 को उसका विवाह गयासुद्दीन से हुआ था। फोर्थ फैक्ट है, वादी का कहना था कि अनीसा खातून मृतक की वैध पत्नी नहीं है। यदि दोनों में सन 1905 में विवाह हुआ था तो भी मृतक ने उसे 13 सितंबर 1905 को उसकी अनुपस्थिति में तलाक दे दिया था। मृतक गयासुद्दीन ने तलाक की घोषणा 3 बार गवाहों के सामने की थी। फिफ्थ फैक्ट है, 17 सितंबर सन 1905 को तलाकनामा लिखा गया था। अनीसा खातून को मेहर के रूप में 1000 रुपये के भुगतान के साथ तलाक पूर्ण हो गया था। सिक्स्थ फैक्ट है, अनीसा खातून ने प्रत्युत्तर में कहा कि तथाकथित तलाकनामा अवैध था, क्योंकि उसमें तो उसके हस्ताक्षर हैं और न ही वह गयासुद्दीन द्वारा लिखा गया है। उसके कई बच्चे हुए जो मृतक की संपत्ति के वैध उत्तराधिकारी हैं। यह केस ट्रायल कोर्ट जाता यानी कि विचारण न्यायालय जाता है। रशीद अहमद के दावे को मान्यता देते हुए तलाक को वैध माना गया। उसके बाद यह केस हाई कोर्ट जाता है यानी कि उच्च न्यायालय जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को बदलते हुए अपील स्वीकार कर लेती है। यह केस प्रीवी काउंसिल में जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील की। अपीलेंट ने तर्क दिया कि मृतक गयासुद्दीन ने 13 सितंबर 1905 को गवाहों के समक्ष अनीसा खातून की अनुपस्थिति में उसे संबोधित करते हुए 3 बार कहा था कि मैं अनीसा खातून को हमेशा के लिए तलाक देता हूं तथा वह मेरे लिए हराम है। इसके अतिरिक्त 17 सितंबर 1905 को तलाकनामा लिखा गया था, जो 1000 रुपये मेहर के साथ अनीसा खातून को दिया गया। रिस्पोंडेंट का इसके उत्तर में कहना था कि उसे 1000 रुपये मेहर मुअज्जल के रूप में दिया गया था। उसे यह तलाक अमान्य था तथा उस तथाकथित तलाक के बाद भी वह मृतक के साथ पत्नी के रूप में रही और उनसे उसके कई बच्चे भी हुए। अतः तलाक अगर हुआ भी तो भी वह निष्प्रभावी हो गया समझा जाना चाहिए। प्रीवी काउंसिल के विद्वान न्यायाधीश लॉर्ड थैंकरटन का विचार था कि मुस्लिम विधि में तलाक वैध अर्थात अखंडनीय एवं रजा खंडनीय हो सकता है। तलाक वैध हुआ होता है जिसमें पति स्पष्ट रूप से अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए विवाह विच्छेद की इच्छा व्यक्त करता है।
इसके अतिरिक्त एक बार तलाक देने के अपने दृढ़ निश्चय की घोषणा कर दे तो तलाक अखंडनीय हो जाता है। प्रस्तुत केस में यानी कि वाद में पति पत्नी दोनों सुन्नी मुसलमान हैं तथा हनीफी कानून द्वारा शासित हैं। अतः यदि पत्नी की अनुपस्थिति में भी पति ने उसे संबोधित करते हुए विवाह विच्छेद यानी कि तलाक की स्पष्ट घोषणा की हो तो वह तलाक वैध और अखंडनीय होगा। इस प्रकार मृतक गयासुद्दीन अनीसा खातून से दूसरा विवाह भी तब तक नहीं कर सकता था जब तक कि उसका किसी दूसरे से निकाह होकर तलाक नहीं हो जाता। अतः अनीसा खातून मृतक की पत्नी एवं उससे उत्पन्न बच्चे वैध बच्चे नहीं हैं। इसमें डिसीजन आता है यानी कि निर्णय आता है, अपील स्वीकार कर ली जाती है। अपील स्वीकार की गई। इस केस का प्रतिपादित सिद्धांत है यानी कि प्रतिपादित विधि के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लॉ लेट डाउन। फर्स्ट, स्पष्ट शब्दों में तलाक की इच्छा व्यक्त करने से वह तलाक तुरंत प्रभावी एवं अखंडनीय हो जाता है। सेकेंड, पत्नी की अनुपस्थिति में इस प्रकार दिया गया तलाक वैध होगा। थर्ड पॉइंट, तलाकशुदा पत्नी यदि किसी व्यक्ति के साथ रहती है और उससे उसके बच्चे उत्पन्न होते हैं तो वह अवैध होंगे। फोर्थ पॉइंट, तलाकशुदा पत्नी से पुनर्विवाह के लिए आवश्यक शर्त है कि पत्नी का किसी दूसरे से विवाह होकर तलाक हो जाए। तो दोस्तों, यह केस इस तरह लास्ट होता है। और यह केस डिस्कशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपको कौन सा केस डिस्कशन चाहिए, मैं आपको वीडियो बना के दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।